गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज हम विज्ञान का चैप्टर दूसरा पढ़ेंगे। अपना चैप्टर फर्स्ट क्लोज हो गया, खत्म हो गया। अब चैप्टर 2 देखेंगे। इसमें अम्ल, क्षारक एवं लवण के बारे में पढ़ेंगे। यानी इस पाठ का ही नाम है अम्ल, क्षारक एवं लवण। तो इस पाठ के अंतर्गत हमें अम्ल, क्षारक एवं लवण के बारे में जानकारी प्राप्त होगी। तो चलो सबसे पहले हम अम्ल जानते हैं कि अम्ल क्या होता है। तो अम्ल क्या होता है? तो कुछ नहीं है, इसका एक चीज स्वाद याद रखिए कि कैसा होता है। दूसरा आप लिटमस पेपर याद रखिए। इससे आपकी 2 वर्ड से ही पूरी इसकी परिभाषा समझ में आ जाएगी। जैसे अम्ल, तो ये एक अम्ल है, ये अम्ल भरा हुआ है। तो इसको अपन किसी भी अम्ल का नाम नहीं देते, या मान के चलो ठीक है एक नाम दे भी देते हैं, ये HCl अम्ल, क्या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ठीक है। तो इसका सबसे पहली चीज जो है वो स्वाद कैसा होगा? तो इसका स्वाद होगा खट्टा। दूसरी चीज, ये लिटमस पेपर को क्या करेगा? लिटमस पेपर, तो लिटमस पेपर ये नीले लिटमस को लाल कर देता है। तो नीला लिटमस पेपर लाल हो जाएगा। बस इसमें 2 ही चीजें आपको याद रखनी है, पहला स्वाद, दूसरा लिटमस पेपर, और परिभाषा आपकी कम है। यानी वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं एवं नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, उन्हें अम्ल कहते हैं। अब क्षारक, तो क्षारक के बारे में जान लेते हैं। क्षारक, तो ये मान लो एक घोल आपका क्षारक का क्षारक है, इसको नाम नहीं दे दिया, नाम देना है तो मान लो KOH दे दो, तो ये आपका एक क्षारक हो गया। अब इसके स्वाद, तो स्वाद कैसा होता है? इसका स्वाद कड़वा हो सकता है, कड़वा, या फिर कसैला हो सकता है, या फिर तीखा हो सकता है। अब लिटमस पेपर की बात करें, लिटमस पेपर, तो लिटमस पेपर यहाँ नीला लाल हुआ है, तो यहाँ पे लाल नीला हो जाएगा। तो लाल कैसा हो जाएगा? नीला। लाल लिटमस पेपर आपका नीला हो जाएगा। तो इसी हिसाब से आप क्षारक की परिभाषा लिख सकते हो कि वे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे, कसैले एवं तीखे होते हैं, कड़वे या कसैले या तीखे होते हैं, और जो लिटमस पेपर को या लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं, उसे हम क्षारक कहते हैं। अब अगला है आपका लवण। टाइटल का जो एक वर्ड और बचा है वो है लवण। तो लवण क्या होता है? अम्ल और क्षारक दोनों के मिलाने से बनता है। तो अम्ल और क्षार के मिलाने से या अम्ल एवं क्षार की अभिक्रिया के उपरांत लवण एवं जल बनते हैं। तो इसमें क्या बनेगा आपका? लवण प्लस जल। तो ये था आपका पूरा टाइटल। ये अम्ल की परिभाषा, ये क्षारक की परिभाषा, और ये आपका हो गया लवण, यानी दोनों की अभिक्रिया से जो बड़े का निर्माण हुआ। अब इसके बाद हम अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे तनुकरण। तो तनुकरण क्या होता है? इसको हम एक चित्र के माध्यम से समझते हैं। मान के चलिए
एक आपका अम्ल है, ये अम्ल है, इसको ये आपका जल है। तो अम्ल को जल में मिलाएंगे या फिर क्षार को जल में मिलाएंगे। ये भी जल है, तो यहां लिख देता हूं जल। जल इसमें भी ये आपका क्षार है। तो इसको जब मिलाएंगे, अम्ल को मिलाओ या जल में या क्षार को मिलाओ जल में। यदि अम्ल को जल में मिलाओगे तो विलयन में H3O प्लस आयन निकलेगा, H3O प्लस आयन निकलेगा। और यदि जल में आप क्षारक को मिलाओगे तो निकलेगा OH माइनस। तो आप इसके हिसाब से परिभाषा लिख सकते हो कि जब जल में अम्ल या क्षार मिलाते हैं तो क्रमशः विलयन में H3O प्लस आयन या OH माइनस आयन की जो सांद्रता है, इन दोनों की सांद्रता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इन दोनों की सांद्रता कम हो जाती है। तो इस क्रिया को तनुकरण कहते हैं। बिल्कुल सिंपल ही है। तो ये रहा आपका तनुकरण। अब तो अगला क्वेश्चन अपना है कि गंधीय सूचक किसे कहते हैं। तो कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो अम्ल में मिलाया जाए तो उनकी गंध में परिवर्तन हो जाता है, और यदि क्षार में भी मिलाया जाए तो भी उनकी गंध बदल जाती है। तो और वो अम्ल या क्षार की उपस्थिति को सूचित करते हैं। तो इसका जो प्रयोग है वो आपका जो दृष्टिहीन छात्र होते हैं उनके लिए अम्ल और क्षार की पहचान करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। तो इसका कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। 2 पॉइंट याद रखिए आप। सबसे पहले कुछ पदार्थ याद रखिए। ये सिर्फ याद करने के हिसाब से, ज्यादा डिफिकल्ट है नहीं, कुछ समझाने का इसमें है नहीं। तो कुछ पदार्थ की गंध ऐसी होती है जो अम्ल या क्षारक माध्यम में पहुंचने पर बदल जाते हैं, तो उन्हें हम गंधीय सूचक कहते हैं। बस 2 ही बातें याद रखिए। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनकी गंध अम्ल या क्षारकीय माध्यम में पहुंचने पर अपने आप बदल जाती है, उन्हें हम गंधीय सूचक कहते हैं। तो गंधीय सूचक का जो उपयोग है वह जो दृष्टिहीन, तो लास्ट आप याद रखिए, जो दृष्टिहीन छात्र जो होते हैं उनके लिए इनका प्रयोग किया जाता है। तो ये आपका गंधीय सूचक भी हो गया। इसके बाद है आपका चौथा क्वेश्चन, किलोर क्षार अभिक्रिया क्या है? किलोर क्षार अभिक्रिया। तो इसको अपन फिर से सिंपल से डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। तो जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन, ये आपका देखो ये सोडियम क्लोराइड, ये आपका सोडियम क्लोराइड यानी NaCl2,
अब इसमें हम क्या करेंगे, विद्युत धारा को प्रवाहित करेंगे। तो विद्युत धारा जैसे ही इसमें प्रवाहित होती है तो ये आपकी विद्युत धारा, यहां से हमने विद्युत धारा इसमें प्रवाहित करती है। तो कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा है कि सोडियम क्लोराइड का आपको जलीय विलेय लेना है और उसमें विद्युत धारा को प्रवाहित कर देना है। तो हम उसमें जब विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं तो उससे क्या होता है कि यह क्लोरीन गैस में एवं मान के चलो ये क्लोरीन गैस, क्लोरीन गैस बन जाती है और दूसरा आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या बन जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न होती है। तो इस अभिक्रिया को हम क्लोर क्षार अभिक्रिया या क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। तो कुछ सिंपल सा है, सोडियम क्लोराइड का विलयन लीजिए, उसमें विद्युत धारा प्रवाहित कर देते हैं। तो विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो क्लोरीन गैस, तो यह जो सोडियम क्लोराइड है यह है क्लोरीन गैस वियोजित होकर क्लोरीन गैस एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड में परिवर्तित हो जाती है या उत्पादित करती है। इस अभिक्रिया को क्लोर क्षार अभिक्रिया कहते हैं। ये भी क्वेश्चन आपका